हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। केमिस्ट्री में भी ये पोर्शन रहता है केटीजी वाला, और केमिस्ट्री में जो गैसियस स्टेट पढ़े हो, केटीजी में काफ़ी कुछ उससे मैच करता है। मतलब पीवी इक्वल टू, यहाँ जो सवाल पूछा जाता है पीवी इक्वल टू एनआरटी पर बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, वही जो गैसेस स्टेट में तुम किए हो। और प्लस केटीजी में जो डिफरेंट टाइप के स्पीड्स के बारे में बात होता है, वीआरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल एंड वी एवरेज। ठीक है, तो ये सारा चीज़ केमिस्ट्री में भी इंक्लूड किया जाता है, कॉमन हम लोग को दिखेगा। बट ठीक है, हम लोग उसको अज्यूम करते हुए बात नहीं कर रहे हैं, ये तो बस एक इन्फॉर्मेशन है। हम लोग इंडिपेंडेंटली बात करते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, और यहीं से फिर आगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में एंटर कर जाएंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक थ्योरी है, एक नया टाइप का थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी क्या बता रहा है? तो क्या है ना कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी किसी भी गैस के मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को रिलेट करता है। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स क्या है? दो वर्ड होता है, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो जो बड़े सैंपल से रिलेट करता हो, माइक्रो जो किसी चीज के छोटे सैंपल से रिलेट करता हो। मतलब जैसे जब हम किसी गैस के लिए मैक्रो और माइक्रो बोलेंगे तो माइक्रो मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर, और मैक्रो मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को इंक्लूड करते हुए पूरे बल्क के प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रहा है। तो पूरे बल्क के बारे में बात हो रहा है तो मैक्रो प्रॉपर्टीज हो गया। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बारे में बात हो रहा है तो माइक्रो लेवल पे बात हो रहा है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है ना, वो किसी भी गैस के मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को रिलेट करता है। मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज आर मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। एक मॉलिक्यूल का प्रेशर डिफाइंड नहीं होता, प्रेशर पूरे गैस का, लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स का प्रेशर डिफाइन होता है। एक कंटेनर में जो गैस भरा है, गैस का प्रेशर इतना है, गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर इतना है, बिल्कुल भी बात नहीं होता। गैस का वॉल्यूम इतना है, तो गैस जो कंटेनर को जो ऑक्यूपाई कर रखा है वो गैस का वॉल्यूम है। गैस के वॉल्यूम का बात हो रहा है, गैस के प्रेशर का बात हो रहा है, गैस के टेम्परेचर का बात हो रहा है। मतलब एक कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो दीज आर मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। तो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स क्या हुआ? माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल का स्पीड, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी। ये एक अलग अलग एंटिटी है। अगर हम बोले ना कि इंडिविजुअल पार्टिकल का या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के टेम्परेचर का बात करें तो ये एक नॉनसेंस बात है, इसका कोई भी मतलब ही नहीं निकलता, ये डिफाइंड ही नहीं है ऐसा कुछ। मॉलिक्यूल का टेम्परेचर नहीं होता, टेम्परेचर बल्क का होता है। मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या प्रॉपर्टी है? तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का स्पीड, उसका मोमेंटम, उसका काइनेटिक एनर्जी, दीज आर माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। तो क्या है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, वो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को तो आपस में रिलेट कर देता है, पीवी और टी को। लेकिन माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स एक अलग ही चीज है। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, ऐसा कोई भी जवाब इसके पहले तक नहीं था। इसके पहले तक इस बात का जवाब एग्जिस्ट नहीं करता था कि जिसको हम लोग गैस का प्रेशर बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर प्रेशर के नाम पर क्या चल रहा होगा, कैसे ये प्रेशर बिल्ट हुआ। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं कि गैस का टेम्परेचर इतना है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या चल रहा है जिसका रिजल्ट ये टेम्परेचर है, जिसको हम लोग टेम्परेचर के फॉर्म में समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, वो ब्रिज जो है वो मौजूद नहीं था।
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस उस ब्रिज को बिल्ड करने का काम किया। ये बताया कि किस तरीके से मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स रिलेटेड है, तो यही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का काम है, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल से रिलेट करना। अब थोड़ा सा हम लोग थियोरेटिकली इसको रिलेट करके देखते हैं। इस कंटेनर में गैस भरा हुआ है, जो हम लोग प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम बोलते हैं वो है क्या? वॉल्यूम तो इस कंटेनर का वॉल्यूम हो गया। इससे बड़ा कंटेनर करोगे तो गैस उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। तो गैस का वॉल्यूम मतलब उस कंटेनर का वॉल्यूम जिसमें वो है, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब क्या है? देखो, इस कंटेनर में जब मॉलिक्यूल्स भरा हुआ है ना, गैस भरा हुआ है, तो गैस का मॉलिक्यूल्स एक जगह पर रुका हुआ नहीं है, वो बहुत रैंडमली हाई स्पीड से इधर उधर भाग रहा है, इधर इधर इधर। सॉलिड्स में तो एटम या मॉलिक्यूल जो है वो अपनी जगह फिक्स रहता है, भाग नहीं सकता। तब भी वो क्या कर रहा होता है? वहां ऑसिलेट कर रहा होता है। ये ऑसिलेशन किस वजह से है? थर्मल एनर्जी से। तो सॉलिड्स में जब हम बोलते हैं ना टेम्परेचर बढ़ गया या टेम्परेचर घट गया, इसका थोड़ा सा जिक्र हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के टाइम भी किए थे, बहुत जरा सा। तो जब सॉलिड्स में या लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ने का या घटने का बात होता है, तो मॉलिक्यूल्स का मोशन इंक्रीज या डिक्रीज होता है। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो सॉलिड में तो वाइब्रेशन तेज हो जाता है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। टेम्परेचर घटाते हो तो वाइब्रेशनल एनर्जी जो अपने जगह पे ऑसिलेट कर रहा है वो कम हो गया। मतलब जो बल्क में हम टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पर वो उसके ऑसिलेशंस को डिनोट कर रहा है, उसके काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही बात लिक्विड में है, यही बात गैसेस में है। इस कंटेनर में गैस भरा हुआ है, तुम्हारे आसपास जो गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी है, वो उसका मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कि यहाँ ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ फ्लोट कर रहा है, पड़ा हुआ है, नहीं, वो बहुत हाई स्पीड से सब इधर उधर भाग रहा है, इधर टकराया उधर टकराया, बहुत हाई स्पीड। कितना हाई स्पीड? रूम टेम्परेचर पर ये स्पीड 10⁶ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का रहता है। 10⁶ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का है। इतने हाई स्पीड से गैसियस मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहा है। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये रैंडम स्पीड बढ़ जाता है, जो इधर उधर भागने का, ऐसे ऐसे ये स्पीड बढ़ गया। टेम्परेचर घटाए तो ये स्पीड घट गया, और इस स्पीड से ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहा है, जो दीवार है उससे टकरा रहा है, हम लोग है तो हमसे टकरा रहा है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो इसका रैंडम मोशन है, जो स्पीड है, यही स्पीड टेम्परेचर का रिप्रेजेंटेशन है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये स्पीड, ये रैंडम मोशन इंक्रीज करता है, टेम्परेचर घटाते हैं तो ये रैंडम मोशन डिक्रीज करता है। अच्छा, नेट गैस किसी डायरेक्शन में नहीं भाग रहा है, जितना इधर मॉलिक्यूल जा रहा है उतना इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हर डायरेक्शन में रैंडमली इधर उधर भाग रहा है एकदम। मतलब भगदड़ नहीं मच जाता कहीं पे, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है, बस भागे जा रहे हैं। तो बस वो थर्मल एनर्जी के कारण इधर उधर, एक कंटेनर में गैस बंद है तो गैस कहीं से निकल के नहीं जा रहा है, बस अपने में ही अंदर इधर उधर टकराया जा रहा है। प्रेशर क्या है? अब ये गैसियस मॉलिक्यूल जब इस दीवार पर आके टकराया जा रहा है, इस बोर्ड पर हर समय लाखों पार्टिकल्स आके टकरा रहा है गैस का, हम लोग को दिख नहीं रहा, वो और बात है। तुमसे भी टकरा रहा है, हमसे भी टकरा रहा है। तो जब टकरा कर रिबाउंड कर रहा है ना, तो उसके मोमेंटम में चेंज आ रहा है। V से टकराया, V से रिबाउंड कर गया, तो 2mv इज चेंज इन मोमेंटम। तो मॉलिक्यूल्स टकरा रहा है, मोमेंटम में चेंज आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स। तो मॉलिक्यूल्स किसी भी सरफेस पर टकरा टकरा कर मोमेंटम में चेंज आ रहा है, मतलब उस पर फोर्स इंपार्ट कर रहा है, फोर्स दे रहा है उसको, और फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर है। इन मॉलिक्यूल्स के मोशन को शांत कर दिया जाए, इसको एकदम रेस्ट पे ला दिया जाए, जो कि 0 केल्विन पर हो जाएगा, तो फिर ये मोशन पूरी तरह से बंद। टेम्परेचर 0, भागना दौड़ना बंद, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। तो यही मॉलिक्यूल सरफेस पर टकरा रहा है, जिससे कि चेंज इन मोमेंटम आ रहा है। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो ये सब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बताया गया कि तो अब ये जो स्पीड, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब इंडिविजुअल पार्टिकल का प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब गैस का प्रॉपर्टीज।
तो इन दोनों को आपस में रिलेट कर दिया गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। बात समझ में आया? तो क्या करता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? KTG रिलेट्स मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। कौन है मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। तो KTG relates macroscopic variables to microscopic variables। कौन है माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स? स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। और एटम्स, जो भी है, जिससे भी गैस बना हुआ है। तो KTG relates macroscopic variables to microscopic variables of a gas। ये KTG का काम है। तो उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आ जाने के बाद काफ़ी क्लियर था कि क्या प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो ठीक है, अब हम लोग ज़रा बात करते हैं आइडियल गैस पर कि आइडियल गैस किसको कहा जाता है। फिजिक्स में हम लोग सिर्फ आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे होंगे, केमिस्ट्री में रियल गैसेस के बारे में भी कुछ डिस्कशन होता है, बट फिजिक्स में सिर्फ आइडियल गैसेस के बारे में। तो आइडियल गैस है क्या? gas in which there is no interaction between the molecules of the gas। ऐसा गैस इन विच देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, उसको हम लोग आइडियल गैस बोलते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ना। दो चीज़ों के बीच में फोर्स लगेगा, इंटरेक्शन होगा, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। तो आइडियल गैस का मतलब देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और इंटरेक्शन नहीं है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो फॉर आइडियल गैसेस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन नहीं है। अब ये आइडियल गैसेस तो इसको बोलते हैं, बट सही में तो गैसेस रियल होता है, सही में तो इंटरेक्शन होता है। तो हम लोग एक बात बोलते हैं कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर real gases behave like ideal gases। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर पर रियल गैसेस का बिहेवियर आइडियल गैसेस की तरह होता है। ऐसा क्यों? कारण समझना। देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है PM/RT। तो
अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है, और प्रेशर अगर लो है, हाई टेम्परेचर प्रेशर लो है, तो प्रेशर कम है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब डेंसिटी बहुत कम हो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर का रिजल्ट क्या है? लो डेंसिटी। और डेंसिटी लो होने का मतलब है, इसका मतलब यह हुआ कि सेपरेशन between the molecules are large and intermolecular forces are short range forces. Hence, interaction between the molecules may be neglected. Separation between the molecules are large and intermolecular forces are short range forces. मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स रहता है, मतलब डिस्टेंस अगर थोड़ा सा भी बढ़ने लगा ना तो फोर्स ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा। ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा तो भाई हम लोग क्या किए कि रियल गैसेस को आइडियल गैस बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन लार्ज कर दिए, मतलब डेंसिटी को कम करना। डेंसिटी कम करने के लिए क्या किए? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो डेंसिटी हो गया कम और रियल गैसेस का बिहेवियर आइडियल गैसेस की तरह होने लग गया। अब हम लोग इस चैप्टर में यही मानकर चलेंगे कि गैसेस आर आइडियल, है ना। PV इक्वल टू NRT ये सब वैलिड है। तो अब हम लोग वो रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे जो कि माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल से रिलेट करता है, कि कैसे इंडिविजुअल पार्टिकल्स का स्पीड प्रेशर से और टेम्परेचर से रिलेटेड है। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स का रिलेशन। ये हम लोग एक कंटेनर ले लिए, इसका साइड लेंथ ये L1, ये L2 और ये L3 हो गया। अब इसके अंदर बहुत सारा गैसेस मॉलिक्यूल्स है जो पूरा इधर उधर भाग रहा है, कुछ इधर 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 हर डायरेक्शन में। ऐसे ही किसी एक मॉलिक्यूल को हम लोग पकड़े, उसका इधर स्पीड Vx, ये Vy और ये Vz। ये वॉल को हम लोग देख रहे हैं जो x के परपेंडिकुलर है, ये x डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर ये जो yz प्लेन में है। पार्टिकल्स ये कुछ ऊपर वाले वॉल से कुछ इधर हर वॉल से टकरा रहा है और टकरा के फोर्स लगा रहा है जिससे प्रेशर बिल्ट हो रहा है। तो हम लोग इस प्रेशर का कैलकुलेशन करते हैं। प्रेशर हर जगह सेम रहता है ना, एक कंटेनर है तो उसमें गैस का प्रेशर हर जगह सेम है। हम इस कंटेनर के इस वॉल को अगर एनालाइज करें, ये वाला पार्टिकल जब इससे टकराएगा और यहाँ पर कोलिजन जो है वो
केटीजी में कुछ अजम्पशन लिया जाता है जिसमें ये माना जा रहा है कि कोलिजन्स आर इलास्टिक, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू कंटेनर का वॉल्यूम, ठीक है, और ये सब आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं और स्मूथ है ना, पार्टिकल टाइप से है, ये सब कुछ अजम्पशन रहता है। और ग्रेविटी का इफेक्ट यहाँ पर नेग्लिजिबल है। इतने हाई स्पीड में ये अजम्पशन एकदम सही, जिस हाई स्पीड से इतना इधर उधर भाग रहा है उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट इन सब पर नेग्लिजिबल रहता है। ये वाला पार्टिकल जब इससे टकराएगा तो चेंज इन मोमेंटम एक पार्टिकल में जो आएगा डेल्टा पी, Vx से टकराया, Vx से लौट गया, तो चेंज इन मोमेंटम 2mVx हो गया, ठीक है। अगली बार ये पार्टिकल कब टकराएगा, ये टकरा के आया, अगला टक्कर कब होगा, ये यहां से इधर गया और वापस इधर आया। इस वॉल से दोबारा टक्कर करने में L1 जाना L1 आना, 2L1/Vx, L1/Vx जाने का और वापस आने का, फिर अगला टक्कर 2L1/Vx, फिर अगला टक्कर 2L1/Vx। तो दो कोलिजन के बीच में कितना समय लग रहा है, 2L1/Vx। अभी टक्कर हुआ, अगला टक्कर फिर 2L1/Vx के बाद होगा। तो टक्कर होने में जो टाइम गैप लग रहा है दैट इज 2L1/Vx। तो इस एक मॉलिक्यूल के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा होगा, तो F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, तो ये हो जाएगा mVx²/L1। ये हुआ एक मॉलिक्यूल के द्वारा अप्लाई किया जाने वाला फोर्स। अब ऐसा लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस वॉल से टकरा रहा है, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा। टोटल फोर्स जो है हर एक पार्टिकल का, ये Vx, Vy, Vz क्या है, x डायरेक्शन का वेलोसिटी, y का और z का, तो हर एक पार्टिकल का x कंपोनेंट अलग अलग हो सकता है। तो m इंटू Vx1² L1 प्लस m इंटू Vx2² L1, और ऐसे जितना भी पार्टिकल है सबका स्पीड का x कंपोनेंट डिफरेंट हो सकता है। मास सबका सेम रहेगा, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है। तो टोटल फोर्स जो हो गया वो हो गया m/L1 Vx1² प्लस Vx2² और ऐसे जितना भी है। तो अगर हमको प्रेशर चाहिए तो प्रेशर हम लिख सकते हैं टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इस वाले वॉल से टकरा रहा है तो इस वाले वॉल का एरिया कितना हो गया, L2 इंटू L3। ये L1 है, ये वाला डायमेंशन L3 और ये वाला डायमेंशन L2, ये L2 है और ये L3 है। तो इसका एरिया हो गया, जिस वॉल को हम लोग देख रहे हैं, L2 इंटू L3, तो ये हो जाएगा m/L1 L2 L3 Vx1² प्लस Vx2² एंड सो ऑन। ये आया प्रेशर का एक्सप्रेशन। इसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो P इज इक्वल्स टू m इंटू n L1 L2 L3 Vx1² Vx2² एंड सो ऑन। n से मल्टीप्लाई भी किए थे, n से डिवाइड भी कर दिए। अब ये क्या चीज लिखा हुआ है, m है एक मॉलिक्यूल का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये हो गया टोटल मास। L1 L2 L3 वॉल्यूम हो गया, और ये क्या लिखा हुआ है, ये Vx1² प्लस Vx2² प्लस Vx3² अपॉन n, तो ये Vx² का एवरेज लिखा हुआ है। तो मास बाय वॉल्यूम, तो ये तो हो गया डेंसिटी, टोटल मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी, एंड दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ Vx²। ये Vx² का एवरेज, तो एवरेज वैल्यू ऑफ Vx², ठीक है।
अब v स्क्वायर जो है किसी भी पार्टिकल का जो स्पीड है उसको हम लोग लिख सकते हैं vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। अब एक चीज समझना, जब रैंडम मोशन चल रहा है ना कंटेनर में, ऐसा नहीं कि गैस किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहा है। एक्स में जैसा मोशन हो रहा है, जिस अमाउंट में मोशन चल रहा है उतना ही वाई में चल रहा है, उतना ही जेड में चल रहा है। हम लोग इस वॉल को की बजाय इस वॉल पे करते, चाहे इस वॉल पे किसी भी वॉल पे करते, तो प्रेशर का वैल्यू जो है वो सेम ही आना था। एक कंटेनर में हर जगह प्रेशर सेम होता है। एक्स में जैसा मोशन चल रहा है वाई में एग्जैक्टली वैसा चल रहा है, जेड में एग्जैक्टली वैसा चल रहा है। तो हम किसी भी डायरेक्शन में एवरेज लें, एक्स डायरेक्शन का एवरेज लें चाहे वाई डायरेक्शन, इसको हम एक्स बोले, हम एक्स एक्सिस ऐसे भी रख सकते थे, वाई इधर रख लेते, किधर भी रख सकते थे। कहने का मतलब यह है कि यहां हर डायरेक्शन में एवरेज सेम है ना, क्योंकि नेट जो मोशन है वो जीरो हो रहा है। जितना इधर जा रहा है उतना इधर भी आ रहा है, जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे। नेट किसी डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं चल रहा है, तो इसके लिए हर डायरेक्शन इक्वल है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ v स्क्वायर करोगे तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ, नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि एवरेज वैल्यू ऑफ vx स्क्वायर इज एवरेज वैल्यू ऑफ vy स्क्वायर। तीनों डायरेक्शन में जो एवरेज है वो एकदम सेम आएगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ v स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ये vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर का एवरेज आएगा। तो ये तीनों बराबर है 3 टाइम्स ऑफ vx स्क्वायर। तो एवरेज वैल्यू ऑफ vx स्क्वायर इज 1/3 ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। यहां रख देते हैं। तो P इक्वल्स टू रो इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ v स्क्वायर बाई 3। तो v स्क्वायर का जो एवरेज है दिस इज इक्वल्स टू 3p बाई रो, और अगर अंडर रूट ले लें तो अंडर रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इज अंडर रूट ऑफ 3p बाई रो। इसको हम लोग बोल देंगे Vrms। इसी एक्सप्रेशन को बोलते हैं Vrms। तो ये किसके बराबर है? अंडर रूट 3p बाई रो, एंड p इज इक्वल्स टू रो RT बाई एम होता है। तो p बाई रो को हम RT बाई एम लिख सकते हैं। अंडर रूट 3 RT बाई एम। ये हो गया Vrms का वैल्यू। अच्छा, ये Vrms कैसे बोला गया? Vrms का मतलब क्या है? रूट मीन स्क्वायर। ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? रूट मीन स्क्वायर। कैसे? पहले वेलोसिटी का स्क्वायर किया गया, v स्क्वायर का एवरेज लिया गया और